और हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है क्लोज सर्कुलर शेप्स। तो स्टेप वन में आते हैं, इसका कोड कॉपी करेंगे। जस्ट अ मिनट, कोड को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो स्टेप वन का कोड मैंने चला दिया है और इसको रन करने से ये आउटपुट आता है। अब यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सो स्टेप टू का कोड रन करेंगे। यहाँ पर इसका क्लोजिंग ब्रैकेट भी है, तो इसको यहाँ पेस्ट करेंगे, फॉर्मेट करेंगे और इसको रन करेंगे। ओके, सो स्टेप टू का कोड रन करने से इस तरह का आउटपुट आता है और स्टेप वन का कोड रन करने से इस तरह का आउटपुट आता है। ठीक है, यस सर। ये स्टेप टू का आउटपुट है। अभी देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन इज द फिगर इन स्टेप वन इज क्लोज्ड व्हाइल द फिगर इन स्टेप टू इज नॉट क्लोज्ड, व्हाई? तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो स्टेप वन की कोड से आउटपुट आता है वो फिगर क्लोज हो जाता है, लेकिन जो स्टेप टू के कोड से आउटपुट जनरेट होता है उसका फिगर क्लोज नहीं होता। क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अंतर है दोनों कोड में? देखिए, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ये स्टेप वन का कोड है और ये स्टेप टू का कोड। क्या चेंज हो रहा है? क्या दोनों का टर्न एंगल सेम है? इसका टर्न एंगल 80 डिग्री है, लेकिन इसका टर्न एंगल 85 डिग्री है। तो इसको क्लोज कैसे किया जा सकता है? इसका रिपीट काउंट 9 है, तो रिपीट काउंट तो दोनों का 9 है। देखिए, इसका भी 9 है, लेकिन उसका भी इसका 9 है टर्न सर। एंगल चेंज हो रहा है ना? ये उसका फर्स्ट का 80 है, इसका 85 है। हम्म। तो इसी की वजह से हो रहा है क्या? हाँ सर, 80 करके देखते हैं तो सर कंफर्म हो जाएगा। हाँ, 80 करने पे तो हो जाता है ना क्लोज। ये देखिए, हाँ। हाँ तो सर वही क्लोज फिगर का फर्क है मतलब इसमें। है आपका टर्टल जिस पोजीशन से फिगर बनाना स्टार्ट करता है वापस उसी पोजीशन पे आ जाना चाहिए। यस सर। तो आपका फिगर जो है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें खेल है पूरा मिनिमम रेपिटेशन काउंट का, जो कि हम यहाँ पे देते हैं। अगर टर्न एंगल बदल जाता है तो उसके लिए मिनिमम रेपिटेशन काउंट भी बदल जाएगा। जैसे एंगल है 85, तो अभी 9 जो मैंने दे रखा है रेपिटेशन काउंट, ये कम है इसके लिए। ठीक है, तो इसको बढ़ाना यस। पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ, लेकिन अभी देखेंगे आप कि ये सही जगह पे नहीं आया, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ था लेकिन ये यहाँ पे आके रुका हुआ है ना? यस सर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो हमें प्रिसाइज मिनिमम रेपिटेशन काउंट देता है, और वो फॉर्मूला हम यहाँ पर बुक में देख सकते हैं। आप थोड़ा आगे जाएंगे थ्योरी में, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला देखने को मिल सकता है। मुझे बस 1 मिनट दीजिए।
ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास रिपीट काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, सो रिपीट काउंट का फॉर्मूला है रिपीट काउंट इक्वल एलसीएम, जिसमें हमें दो वैल्यू देनी होती है, टर्न एंगल और 360, एंड डिवाइडेड बाय टर्न एंगल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जिससे हमें रिपीट काउंट मिल जाता है किसी भी टर्न एंगल के लिए। ठीक है, तो इस केस में टर्न यस एंगल है 85। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, मुझे कोई बताए। और इसको देख लो आप लोग एक बार अच्छे से। इस तरीके से लिखा है, पर कोजो में हमारा इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। ओके, सो इसको लिखने की तो जरूरत है नहीं, हम क्योंकि हम किसी वेरिएबल में इसकी वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहे हैं अभी, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। जिसमें हमें चाहिए एलसीएम दो चीजों का, जिसमें पहला है टर्न एंगल। ठीक है, तो यस बताइए सर। एलसीएम का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। सर कोड में हम्म। मैथ एक्स डॉट एल सी एम ब्रैकेट वेरी गुड। 85 कॉमा 360। वेरी गुड। एंड देन? तो ये कंप्लीट फॉर्मूला लिखना है, डिवाइड बाय टर्न एंगल 85। हाँ, डिवाइड बाय टर्न एंगल लिखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए डिवाइड किससे हाँ करते हैं, 85। स्लैश से, है ना। टर्न एंगल हमारा 85 है, तो 85 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ एक्सप्रेशंस लिख दिए, जब मैं इनको रन करूंगा तो इनसे कुछ वैल्यू प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो क्योंकि अभी तो वो वैल्यू दिख नहीं रही है कि क्या वैल्यू प्रोड्यूस होती है, तो कैसे देखेंगे। सर रन एज वर्कशीट का यूज करके। यस, वेरी गुड। तो इसको वर्कशीट मोड में रन कर लेते हैं सिर्फ इसी लाइन को। तो यहाँ पर हमें देखिए इसका ओके। मिनिमम रेपिटेशन काउंट 72। मिल गया है ना, 72 यस है। सर। अब हम इसको यस सर। यहाँ पे देते हैं रिपीट के अंदर 72, और देखते हैं कि ये फिगर प्रॉपरली क्लोज होता है या नहीं होता है। ठीक है, एक बार इसको चला देते हैं प्रोग्राम को। यस तो सर। ये देखिए, अभी क्या लग रहा है, ठीक हुआ? यस सर। है ना, जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके रुका, इसका मतलब पूरा क्लोज हुआ फिगर। हाँ यस जी सर। सर। इसको मीडियम में देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इसी पोजीशन पे आके रुकेगा टर्टल। ये देखिए। ठीक है, तो ठीक है, बस सर इस इसमें चैप्टर में। अपन डायरेक्ट हाँ जी। फॉर्मूला लिख सकते हैं कैसा? रिपीट के अंदर। रिपीट के अंदर अपन ने 72 डाला हुआ है, हाँ, ये डाल सकते थे क्योंकि इससे एक वैल्यू तो प्रोड्यूस उसकी होती है जगह ना, तो डायरेक्ट ये डाल फॉर्मूला लिख सकते हैं आप सकते हैं। यहाँ। हाँ। बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि आपके प्रोग्राम में टेक्स्ट फॉर्म में क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, अगर वो एक्सप्रेशन है तो उससे वैल्यू प्रोड्यूस होगी, और वो वैल्यू इनपुट की तरह आपका कमांड आप उसको यूज कर लेगा। ठीक है, जैसे इसका जो आउटपुट है इस एक्सप्रेशंस का, इनसे जो वैल्यू बनती है उसका रिपीट कमांड ने इनपुट की तरह प्रयोग कर लिया। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या पहले कैलकुलेट कर लीजिए और फिर उस नंबर को आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो ये फॉर्मूला सभी को क्लियर है मिनिमम रेपिटेशन काउंट निकालने का। यस सर। ठीक है, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, बस यही था। और फिर कुछ एक्सरसाइज है इसमें, तो इनमें से एक और ट्राई करेंगे। ठीक है, ये 100 वाला ट्राई यस। करते हैं। तो इसको एक बार बनाते हैं, और जिन लोगों ने अभी आंसर किया था वो लोग आंसर ना करें, दूसरे लोग बताएं। अगर टर्न एंगल है 100, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, टर्न एंगल इज 100, तो अब हम लोग मिनिमम रेपिटेशन काउंट कैसे निकालेंगे। सर मैथ एक्स वाला फॉर्मूला लगाए।
मैथ्स डॉट एलसीएम। फॉर्मूले का नाम क्या है, मैथ्स या एलसीएम? सर मैथ्स के अंदर लिखेंगे एलसीएम। हाँ तो फंक्शन तो एलसीएम है, ठीक है। मैथ्स इज इज अ ऑब्जेक्ट जिसके अंदर फॉर्मूला अवेलेबल होता है, तो फंक्शन का नाम है एलसीएम। और किन दो चीजों का एलसीएम हमें निकालना है? रहेगा सर 100 × 360 अपॉन 100। ठीक है, बट वो 100 इंटू नहीं है, ठीक है। एलसीएम दो या नंबर्स देते हैं जिनका एलसीएम वो हमें निकाल के देता है, वो दो नंबर्स डॉट होते हैं डॉट टर्न एंगल जी जी कॉमा 360। 60 अपॉन 100। अपॉन अपॉन ठीक है, 100। डिवाइडेड बाय 100। तो वो इस तरीके से लिख लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। Yes. और इसको वर्कशीट मोड में रन करते हैं तो हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा। इसका मिनिमम रेपिटेशन काउंट है 18, ठीक है। तो इसमें 18 देते हैं और इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये उसी के जैसा बन गया जैसा बुक में है। यस सर। Sir, सर एक और क्वेश्चन था। हाँ जी बताइए। सर ये लिखा है जो डबल स्लैश लिखा है रिपीट काउंट 9, इसका क्या है? ये रिपीट काउंट इज 9 ये बोल रहे हैं क्या आप? हाँ। ये बस मैं चेंज करना भूल गया, ये कमेंट की तरह लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब रिपीट काउंट लिखा है तो इस केस में हमें लिखना चाहिए रिपीट काउंट इज 18, क्योंकि अब 18 है ना। ये पहले का था, मैंने चेंज नहीं करा था तो वो लिखा था, ठीक है। तो अलग अलग टर्न एंगल के लिए क्लोज सर्कुलर शेप बनाने के लिए रिपीट काउंट हमें चाहिए होता है, और रिपीट काउंट निकालने का ये फॉर्मूला होता है। एलसीएम के अंदर हम दो नंबर्स देते हैं जिसमें पहला टर्न एंगल होता है, दूसरा होता है 360, और डिवाइडेड बाय टर्न एंगल। तो हमें एक रिपीट काउंट मिलता है जो उस पर्टिकुलर टर्न एंगल के लिए होता है, जिससे एक क्लोज सर्कुलर शेप बनता है। ठीक है, ये आइडिया सभी को क्लियर है? yes, sir. ठीक है। दीपा जी, आपका लैपटॉप में कोजो इंस्टॉल हो गया? दीपा दीक्षित, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुछ और एक्सरसाइजेस हैं जो आप लोग कर लेना और सबमिट कर देना करके। Yes, sir. फिर इस क्विज में बस एक ही क्वेश्चन है। फॉर अ फिगर डाउन यूजिंग अ रिपीट ऑफ फॉरवर्ड एंड राइट टर्न एंगल फॉर एनी गिवन टर्न एंगल, हाउ कैन यू कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट रिपीट काउंट दैट विल गिव यू क्लोज फिगर। तो जो स्मॉलेस्ट रिपीट काउंट होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, यही क्वेश्चन है। तो कोई बता सकता है कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी टर्न एंगल के लिए? अभी हमने देखा 2 मिनट पहले, ठीक है। इसका यहाँ पे फॉर्मूला भी है तो ये देख लेना। अगर किसी को याद नहीं रहता तो यहाँ से आप ले सकते हैं। फिर अगर आप लोग चाहें तो कुछ प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इतना जो आप लोगों ने यहाँ तक सीखा है उसका प्रयोग करके कुछ अच्छा सा प्रोजेक्ट Yes, बना sir. सकते हैं। उसके लिए कुछ आइडियाज भी यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने। फिर हम लोग आ जाते हैं अगले चैप्टर में जिसका नाम है मैनहट्टन। और इसमें बच्चे सीखते हैं रैंडम फंक्शन के बारे में, वेल कीवर्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में सीखते हैं, यानी कि कीवर्ड इंस्ट्रक्शंस इंट्रोड्यूस होते हैं। फंक्शंस और कमांड्स के बारे में तो सीखते ही हैं, साथ में कुछ न्यू कमांड्स आ जाते हैं जिसमें जैसे पोजीशन, हेडिंग, रीस्टोर, लेटर वगैरह तो के बारे में सीखेंगे। तो सीधा शुरू करते हैं स्टेप 1 से।
ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन पेस्ट इट हियर एंड रन एज वर्कशीट। इन्होंने कहा वर्कशीट मोड में रन करिए, तो मैं वर्कशीट मोड में रन कर देता हूँ। ओके सो व्हाट डू यू थिंक रैंडम डज? ओके सो रैंडम क्या करता है यहाँ पर, यही क्वेश्चन। सर ये 10 से 50 के बीच में रैंडम नंबर पिक करता है, मतलब रिजल्ट में देता ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ कमांड और फंक्शन? है। सर फंक्शन, ये ये वैल्यू फंक्शन है रिटर्न ना? करता है। करेक्ट, ये वैल्यू वैल्यू रिटर्न। रिटर्न करता है। हाँ देखिए, अगर नॉर्मली रन करते हैं तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन है, इससे कुछ कैलकुलेशन होती है और वैल्यू रिटर्न होती है। तो वो वैल्यू जब तक हम यूज़ नहीं करते तो उसका कोई महत्व तो नहीं होता। लेकिन हमारे पास स्पेशल तरीका है उस वैल्यू को देखने का, जिसको बोलते हैं रन एज वर्कशीट। तो ये हम देख पा रहे हैं कि हर बार कुछ एक नया नंबर रिटर्न करता है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 10 और 50 क्या है, इसका क्या रिलेशन कुछ दिख रहा है इसमें? हाँ सर, बिटवीन मतलब 10 और 50 के बीच में ही वो रैंडम नंबर देगा। 50 से ज्यादा नहीं देगा, 10 से कम नहीं देगा। Hmm. और क्या ये 10 आ सकता है या 50 आ सकता है या नहीं आ सकता? आ सकता है सर, पॉसिबिलिटीज है शायद। तो दोनों आ सकते हैं या इनमें से एक आ सकता है कोई? एट अ टाइम एक ही आएगा। नहीं, एक तो आएगा, मतलब कभी 10 आ सकता है तो कभी 50 भी आ सकता है क्या? एक इसको देखने का एक अच्छा तरीका ये है कि हम इसको कम कर देते हैं, इसका 10 to 15 कर देते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कभी 15 रिटर्न होता है या नहीं होता। तो मैं इसको कई बार रन करता हूँ, तो देखिए 10 तो रिटर्न हुआ था। अभी देखिए इसके पहले 10 रिटर्न हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब जो पहली इनपुट है लोअर बाउंड, वो तो वैल्यू रिटर्न होती है, यानी कि वो इंक्लूसिव है। लेकिन 15 कभी रिटर्न नहीं होता। अभी किसको दो चार बार और रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि 15 रिटर्न नहीं हो रहा है ना, एक भी बार 15 नहीं हुआ। तो इसका मतलब है ये पहला इनपुट उसमें इंक्लूड है, लेकिन दूसरा इनपुट एक्सक्लूसिव है, ये रिटर्न नहीं होगा, ये रिटर्न नहीं करता। ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो ये हमने करके देख लिया, कई बार इसको रन करके देख लिया। अब हम स्टेप 3 में आते हैं। इसको नॉर्मली रन करते हैं। ठीक है, तो इसको रन करने से ये कुछ लाइंस ड्रॉ हो जाती हैं, जो कोई मीनिंगफुल शेप नहीं बनाती हैं, बस कुछ लाइंस बन जाती हैं। तो जितने बार रन करते हैं अलग अलग लाइंस बन जाती हैं। और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Now question is, what do you think the forward random 500 instruction does? How does it combine something function like with a command? Okay, so क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये लाइन क्या करती है? सर यहाँ रैंडम फंक्शन 5 to 100 के बिटवीन कोई नंबर रिटर्न करता है, जो ऐसा इनपुट हाँ, काम करती है फॉरवर्ड कमांड के लिए। तो उतना फॉरवर्ड हमारी जो भी लेंथ है वो ड्रॉ हो जाती है। वेरी गुड। और हमने दोनों को कंबाइन कैसे किया, फंक्शन और कमांड को? जो फंक्शन है उसको कमांड के इनपुट में दे दिया है ना, तो उसकी जो आउटपुट वैल्यू होती है वो कमांड का इनपुट बन जाती है, राइट। क्योंकि यहाँ पर Yes, हम sir. डायरेक्ट कोई वैल्यू भी दे सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया जो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, जो जिसका कुछ आउटपुट होता है, और वो आउटपुट इस कमांड का इनपुट बन जाता है। ठीक है। Hmm.
ठीक है, यहाँ पर कुछ नोट है। व्हेन द इनपुट टू अ कमांड इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, द फंक्शन इज सेड टू बी नेस्टेड विद द कमांड। The general idea of nesting in programming, as mentioned in an earlier chapter, relate to putting something inside another thing. तो प्रोग्रामिंग में नेस्टिंग ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जब हम किसी चीज़ को फिर से उस चीज़ के अंदर दोहराते जाते हैं, या किसी चीज़ को उसके अंदर फिर से डालते हैं, तो वो नेस्टिंग कहलाती है। जैसे हमने देखा था, रिपीट के अंदर रिपीट डालते हैं कई बार, तो उसको नेस्टेड रिपीट कहते हैं। ठीक है, अगला है सेव पॉज क्या करता है और रीस्टोर पॉज क्या करता है, एंड सर व्हाई जैसे आर दे शायद नीडेड नाम हियर। से ऐसा लग रहा है कि वो पोजीशन को सेव करता है, सेव पोस्ट। हम्म। जहाँ पे टर्टल था उस पोजीशन को वो सेव कर लेगा। तो ठीक है। देन जब हम रिस्टोर पोस्ट करेंगे तो जिस पोजीशन पर उसने सेव पोस्ट को सेव किया था वो वापस वहां पर टर्टल को भेज देंगे। ठीक है, वेरी गुड। एक बार इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं इस पे, जिससे सभी लोगों को ये आइडिया क्लियर हो जाए। ठीक है, सो मैं यहाँ पर कुछ लाइन ऑफ कोड लिख देता हूँ। फॉरवर्ड, ओके, फॉरवर्ड 100, राइट 90, सेव पोजीशन, फॉरवर्ड 100, लेफ्ट 90। ओके, सो अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो टर्टल की पोजीशन एट द एंड क्या होगी? क्या जहां पर टर्टल अभी है यहाँ होगा, या फिर जहां तक इस फॉरवर्ड से जाएगा वहां पे होगा? जहाँ फॉरवर्ड से जाएगा तो वहां पर। वहां पे होगा, है ना? चलो इसको रन कर देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिस्टोर पॉज, ठीक है, तो अब जब मैं प्रोग्राम को चलाऊंगा तो टर्टल की पोजीशन क्या होगी? अगर मान लीजिए सर आपके जहाँ पास 3 पॉइंट हैं, जीरो, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, तो किस नंबर की पोजीशन पे टर्टल होगा? नंबर 2 पे होगी सर। नंबर 2 पे होगी। हो गया। और टर्टल यस की सर। हेडिंग क्या होगी? ट्रैक्टर की हेडिंग होगी सर राइट। राइट होगी, है ना, क्योंकि ये टर्टल की पोजीशन और हेडिंग दोनों को सेव करता है। देखिए, POS का मतलब है पोजीशन एंड HE का मतलब है हेडिंग। तो क्योंकि हमने इन दो कमांड्स के बाद इसको सेव किया है, टर्टल की पोजीशन और हेडिंग को, तो जब हम रिस्टोर करते हैं तो यहीं पे आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको मैं एक और बार यहाँ पे कर देता हूँ सबसे पहले। तो देखिए, हमने पोजीशन दो जगह पे सेव करी है, ठीक है, लेकिन हम रिस्टोर कर रहे हैं एक बार। तो अब प्रोग्राम के अंत में टर्टल की पोजीशन क्या होगी? सर सेकंड पॉइंट पे ही होगी। सेकंड पॉइंट पे वो होगी। सेकंड सेकंड से पोज पॉज ही उसको ओवरराइट कर देगा पहले वाले को। ठीक है, सेकंड पे होगी, क्योंकि जो लास्ट रिसेंट पॉइंट होता है सेव करने का, जब हम रिस्टोर करते हैं तो लास्ट रिसेंट सेविंग पॉइंट को देखा जाता है, ठीक है, तो इसको रन करेंगे तो जहां पर अभी है वहीं पे होगी। ये देखिए, ठीक है। लेकिन अगर हम एक और बार रिस्टोर करेंगे तो फिर पोजीशन कहाँ पे होगी? तो वन पे सर एरर दे देगा। इंटरसेक्शन। शुरू में आ जाएगा, है ना? एरर दे हाँ, चलिए देगा सर करके शायद। देखते हैं। ये देखिए, स्टार्टिंग हुई। हाँ सर। ठीक है, तो जिस तरीके से आप सेव करते हैं ओके। उसी तरीके से आप रिस्टोर भी कर सकते हैं। आप पहले पॉइंट के लिए पहली बार में रिस्टोर कर सकते हैं, और यस सर। अगले पॉइंट के लिए आप एक और बार रिस्टोर रिस्टोर। करके कर हाँ। सकते हैं। हाँ। यस सर। सो इज दिस आइडिया क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर।
यहाँ पर कोई डाउट है किसी को? सर ये रिस्टोर पोज है, ये तो हमारी कमांड ही है ना? हाँ, ये दोनों कमांड्स हैं, सेव ये पोजीशन कुछ भी रिटर्न नहीं कमांड है। करता है? नहीं, इससे क्या रिटर्न होता है? कुछ रिटर्न हो रहा है नहीं क्या? मतलब जैसे अगर कोई कोई पोजीशन एक्स वाई डायरेक्शन या कुछ जो हमें मिल रही हो वो सेव हो रही हो कहीं? नहीं, इससे कुछ भी रिटर्न नहीं होता। इसको वर्कशीट मोड में रन करके देख लेते हैं, कुछ रिटर्न करता है क्या। अगर यूनिट रिटर्न करता है तो यूनिट का मतलब नो इन्फॉर्मेशन। देखिए, अभी तो कुछ आया भी नहीं। देखिए, इनडायरेक्टली यूनिट तो सभी इंस्ट्रक्शन रिटर्न करते हैं, मतलब यूनिट का मतलब होता है नो इन्फॉर्मेशन। तो वो फंक्शन की कैटेगरी में तो नहीं आएंगे। आप कमांड को भी देखोगे तो उनसे यूनिट रिटर्न होते हैं। यहाँ पे नहीं दिखा रहा, वो बात अलग है, पर जब हम खुद डिफाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि कमांड में यूनिट रिटर्न होता है, लेकिन यूनिट मीन्स नो इन्फॉर्मेशन। ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पर सेव पोजीशन और रिस्टोर पोजीशन कमांड की जरूरत क्यों पड़ी? इसको स्लो करते हैं, मीडियम कर देते हैं। हाँ, ये देखिए, चलिए स्लो ही कर देते हैं। क्या हो रहा है, प्रोग्राम क्या करता है? तो टर्टल मतलब वो शेप बना रहा है, फिर वापस अपनी जगह जाके फिर बना रहा हाँ, है ना, इसके लिए ये है। सेव सेव पोजीशन और सेव हाँ, रिस्टोर पोजीशन हाँ, का हमें प्रयोग करना पड़ा। यस सर। इनके बिना भी ये पॉसिबल था क्या? सर सेट लोकेशन का, सेट पोजीशन का यूज करके कर सकते थे। सेट पोजीशन का? अच्छा ठीक है, हो जाएगा, क्या लगता है, चलो करके देखते हैं। सर 0 0 पे रखते हैं ना अपन उसको हर बार। तो ये दोनों जगह सेट पोजीशन करना पड़ेगा या एक जगह नहीं करना सर, पड़ेगा? एक ही जगह ऊपर। कहाँ पर? या सेव ऊपर? पोस्ट है जी की जगह, इसकी जगह सेव पोस्ट की जगह। ओके, तो इसको कर लेते, इसको 0 0 रखना है दोनों को। तो ये हो जाएगा, चलो करके देखते हैं। ओके, इसको रिपीट करते हैं, बढ़ाते हैं रिपीट को, तो भी हो हाँ जाना सर, चाहिए, है ना। एक्चुअली वो हेड को नहीं लेगा शायद। हम्म। तो वो चीज नहीं हो रही, मुझे लगता है जो उससे हो रही थी। इसको 5 बार करते हैं। हो तो रहा है ना, सर वो 18 शायद टाइम्स यहाँ पर करके देख। राइट कमांड काम कर रहा है, वो डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है उसकी हेड की। वैसे ही कुछ हो जा रहा है ना। हाँ, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इसके अलावा एक और तरीका है जो अभी हमने नहीं सीखा है। बैल की वन इंस्ट्रक्शन का प्रयोग करते हुए भी हम लोग यही चीज कर सकते थे, जो कि रैंडम की वैल्यू को स्टोर कर लेता था या कर लेता है। फिर उसको हम लोग 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, तो उससे भी ये काम हो जाता। ठीक है। यस। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। स्टेप 4 में आते हैं। कुछ कोड इधर है। ठीक है, इसको रन कर देते हैं, और इससे कुछ रेक्टेंगल सा बन जाता है। जितने बार रन करते हैं उसका साइज चेंज हो रहा है। यस सर।
ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक द वेल इंस्ट्रक्शन डज एंड व्हाई इज इट नीडेड हेयर। तो यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन है वेल करके, ये क्या करता है और यहाँ पे जरूरी क्यों है। लेंथ दे रहा है क्या सर ये रैंडम? हाँ, जो वैल्यू है वो तो यहाँ से वेरिएबल्स है रिटर्न क्या यहाँ होगी, पे? पर ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन क्या करता है। वेरिएबल्स है क्या? ये वेरिएबल्स नहीं है, क्योंकि वेरिएबल्स को तो हम रीअसाइन कर सकते हैं, है ना। वैल्यू को हम्म, रीअसाइन किया जा सकता है, जैसे लेन इक्वल लेन प्लस 2 कर सकते हैं देखा जाए तो। और देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, कह रहा है रीअसाइनमेंट टू वेल, क्योंकि वेल से जो वैल्यू हम लोग नाम के साथ बाइंड कर देते हैं वो चेंज नहीं की जा सकती, तो एक तरह का कांस्टेंट है ये। रीअसाइन नहीं कर सकते मैं सबसे उसको, है ना? हाँ, रीअसाइन नहीं कर सकते, पर आप उस वैल्यू को एक नाम जरूर दे सकते हो। जैसे हमने इस फंक्शन ने कुछ वैल्यू रिटर्न की और उसको हमने एक नाम हाँ। दे दिया लेन, ठीक है। तो इसका काम बस यही है किसी वैल्यू को होल्ड करके रखना, जैसे नेम इक्वल टू नितिन, ठीक है, इस तरीके से। या यस सर। फिर वेल माई कलर इक्वल रेड, या फिर वेल एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हो आप इससे, असाइन कुछ बुलियन भी दे सकते हो, ठीक है। तो इसका काम है यस सर। किसी वैल्यू को एक नाम के साथ बाइंड कर देना, फिर आप उस नाम से अपने पूरे प्रोग्राम में उस वैल्यू का प्रयोग कर सकते हो। अब अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ नेम, तो इसका मतलब है नितिन, क्योंकि इस नेम के साथ एक वैल्यू बाइंड कर दी गई, हाँ। ठीक है। और ये इसको चेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि ये रीअसाइन नहीं हो सकती वैल्यू। एक बार आपने जो कर दी वो फाइनल है पूरे प्रोग्राम में, ठीक है। तो वैसे ही जब ये रैंडम फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है तो इस नाम से बाइंड कर दी जाती है, ठीक है। वो वैल्यू कोई रैंडम वैल्यू हो सकती है, क्योंकि हमने रैंडम फंक्शन दिया है, तो 100 से 200 के बीच में जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो इस एलियन के नाम से बाइंड कर दी जाएगी। और फिर आगे उसका देखिए दो जगह प्रयोग किया गया है, लेन फॉरवर्ड एंड लेन बाय टू, ठीक है। ये सभी को क्लियर है वेल। यस सर। यस सर। सीधी सी बात है, बेल का प्रयोग करके हम लोग नेम्ड वैल्यू क्रिएट करते हैं। ये एक नेम्ड वैल्यू है, इसको हमने कुछ नाम दे रखा है किसी वैल्यू को, ठीक है। ये रैंडम का भी मतलब इसकी इस तरह एक एक्सप्रेशन होता है जिससे कुछ वैल्यू बनती है, और वो वैल्यू को हमने यहाँ पे नाम दे दिया। सिंटेक्स यही है, पहले वैल लिखिए, फिर नाम लिखिए, फिर इक्वल साइन, फिर या तो वैल्यू या फिर कोई एक्सप्रेशन जिससे वैल्यू प्रोड्यूस होती है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि यस सर। इसकी जरूरत क्यों है वहां पर, क्या लगता है इसकी जरूरत क्यों है यहाँ पर। सर रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें लेंथ चाहिए। अगर मैं हर जगह रैंडम फंक्शन यूज करूंगा तो दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी वहां पे। करेक्ट, है ना, क्योंकि देखिए अगर हम इसको हम्म। डायरेक्ट यहाँ पे देंगे दोनों जगह पे, तो जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू ये वाला रैंडम रिटर्न करता है वही वैल्यू ये वाला रैंडम भी रिटर्न करे, या उसकी डिवाइड बाय टू भी कर देंगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबल है रैंडम सर, वो इच टाइम रेक्टेंगल नहीं बनेगा फिर। डिफरेंट वैल्यू रिटर्न करता है ना। जब यहाँ पे कॉल होगा हम्म। तो कुछ और वैल्यू रिटर्न होगी,
फिर जब यहाँ पे कॉल होगा तो फिर कुछ और वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वो हमारा जो रेक्टेंगल है वो प्रॉपर बन नहीं पाएगा, ये देखिए कुछ का कुछ बन यस जा रहा है। सर। लेकिन हमने एक ही बार रैंडम को कॉल किया ऊपर और उसको एक नाम के साथ बाइंड कर दिया, फिर उस नाम को हमने 2 बार प्रयोग कर लिया अपने प्रोग्राम में। तो पहले हमने लिखा जो भी वैल्यू है वही, और फिर उस वैल्यू का आधा, क्योंकि जितनी उसकी हाइट है उससे आधी उसकी विड्थ हर बार हमें देखने को मिलती है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे फिक्स वैल्यू दे दूंगा जैसे 100, तो अब उसकी जो विड्थ है वो 50 होगी। ये देखिए 50 सर यस सर। है ना, क्योंकि अब ये रैंडम वैल्यू रिटर्न नहीं करता, अब बस ये फिक्स वैल्यू रिटर्न। हम्म, तो जब आपको एक वैल्यू का प्रयोग अपने प्रोग्राम में बार बार करना हो तो आप उसको एक नेम्ड वैल्यू की तरह बना सकते हो वैल कीवर्ड इंस्ट्रक्शन का प्रयोग करते हुए। ठीक है, और ये कीवर्ड इंस्ट्रक्शन है। अभी तक हमने 2 प्रकार के इंस्ट्रक्शन देखे थे, कमांड एंड एक्सप्रेशन, और ये है कीवर्ड सर इंस्ट्रक्शन। ये हमारे प्रोग्राम को स्ट्रक्चर्ड बनाता है। ठीक है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन है यस क्या? सर। डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ हिंट भी दे रखा है। द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज रैंडम एंड कैन नॉट बी रिकैलकुलेटेड। द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज हाफ ऑफ द रैंडम हाइट। तो वो हमने करके भी देख लिया कि अगर हम दोनों बार रैंडम का प्रयोग करते हैं तो फिर कुछ का कुछ बन जाएगा, क्योंकि हर बार रैंडम कुछ नई वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, फिर सेल्फ एक्सप्लोरेशन आप लोग करेंगे, थ्योरी को एक बार देख लेते हैं। सो रैंडम एल एच एल, ओके, सो returns a number between L inclusive and H exclusive। तो रैंडम जो है वो नंबर रिटर्न करता है जिसमें पहला इनपुट इंक्लूसिव होता है, यानी कि वो रिटर्न हो सकता है, लेकिन जो दूसरा इनपुट है वो कभी भी रिटर्न नहीं होगा। सो द नंबर कैन बी एनीथिंग बिटवीन L and H। Each time you run random, it returns a different random number. In this respect, it's different from a normal function, which always returns the same value for the same input. Random is an impure function। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि रैंडम एक तरह का प्योर फंक्शन नहीं है, बिकॉज फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा सेम इनपुट पर सेम आउटपुट रिटर्न करते हैं। बिकॉज इट्स returns a different result each time, it is called, such an impure function is called a query। तो देखिए हमें यहाँ पे चौथे तरह का इंस्ट्रक्शन भी, या कहें तीसरे तरह का इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता हुआ दिख रहा है, जिसको क्वेरी बोलते हैं। क्वेरी मतलब फंक्शन की तरह होते हैं, वैल्यू रिटर्न करते हैं, लेकिन वो वैल्यू सेम इनपुट पर चेंज हो सकती है, जैसे रैंडम के साथ। ठीक है, रैंडम कलर विच यू सॉ एन अर्लियर चैप्टर इज ऑल्सो क्वेरी। तो जो रैंडम कलर था वो भी क्वेरी था। पहले हम उसको फंक्शन कह रहे थे, लेकिन वो एक क्वेरी है, क्योंकि वो भी हर बार एक नया कलर रिटर्न करता था। यस सर। Save pause. So save the turtle current position and heading. So they can easily be restored later with restore pause। ठीक है, तो सर जो सेव पोजीशन है, हाँ जी, ऐसा भी कोई फंक्शन है जो सिर्फ पोजीशन करे, हेड नहीं? कैसा? जैसे सेव पॉज हेड जो है ना, हाँ, इसमें हेड पोजीशन भी स्टोर कर रहा है, तो ऐसा भी कोई इसमें फंक्शन है जो क्या? सिर्फ पोजीशन को इसमें स्टोर क्या, करे? मैं समझ नहीं पाया, इसमें क्या? मतलब इसमें पोजीशन और जो है सेव, जो सेव पोज एच ही लिखा हुआ है ना, हम्म,
तो इसमें पोजीशन और हेड डायरेक्शन भी स्टोर कर रहा है ना, वो सेव कर रहा है। हाँ। तो ऐसा कोई फंक्शन है जो सिर्फ पोजीशन को स्टोर कर रहा हो? नहीं, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, पर आप बैल का प्रयोग करके बना सकते हो। फॉर ओके। एग्जाम्पल, आपको एक पोजीशन सेव करनी है, तो उसके लिए आप अ, एक कुछ कर सकते हो, जैसे लिख सकते हैं करंट पोजीशन, और इसके लिए आप एक फंक्शन होता है जिसका नाम है, ओके सो ये थोड़ा बिजी हो गया मेरा पॉइंटर। अब ये इधर अटक जाएगा, इसको अब मुझे पूरा क्लोज करना पड़ेगा ये। मुझे 1 मिनट दीजिए। ठीक है, मैं रीलॉन्च करता हूँ कोजो को। तो पोजीशन को आप सेव कर सकते हैं, सिर्फ पोजीशन को सेव करना है ना? जैसे कर सकते हैं, या तो आप दो नेम्ड वैल्यू क्रिएट करके एक्स वाई पोजीशन डाल सकते हैं, या फिर उसके लिए एक और चीज होती है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ओके, क्योंकि मैंने उसको रन नहीं किया था तो वो अब आएगा नहीं, पर आप इस तरीके से कर सकते हो। वेल, सीपी लिख देता हूँ करंट पोजीशन के लिए, और इसमें मैं लिखता हूँ क्या होता है, वेक्टर 2D, हाँ यही होता है। ठीक है, तो इसमें आप एक पोजीशन दे सकते हो, फॉर एग्जांपल 200, 200। तो ये आपने एक पोजीशन को सेव कर लिया, इसको आप कहीं आगे जाके प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, इस नाम से, सीपी नाम से प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन हियर? ठीक है, तो थ्योरी में हम पढ़ रहे थे, एज मेंशन्ड अर्लियर, प्रोग्राम आर मेड आउट ऑफ series of instruction for the computer. We have seen two kinds of instruction in previous activity, command and expressions. command जो होते हैं वो कंप्यूटर में एक्शन कराते हैं या फ्यूचर एक्शन पर अपना इफेक्ट डालते हैं, जिनके एग्जाम्पल हैं मूविंग द टर्टल फॉरवर्ड और सेटिंग द पेन कलर। एक्सप्रेशंस की दो प्रकार के होते हैं एक्सप्रेशन, जिसमें फंक्शन होता है या लिटरल होता है। तो फंक्शन वो एक्सप्रेशन है जो वैल्यू को इनपुट की तरह लेते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं और एक आउटपुट वैल्यू रिटर्न करते हैं। इन अदर वर्ड, हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमसे कुछ रॉ डेटा लेते हैं, उस पर कुछ कैलकुलेशन करके रिफाइंड डेटा हमें प्रोवाइड करते हैं आउटपुट के रूप में। और लिटरल मतलब कोई नंबर होता है। ठीक है, you saw a new kind of instruction in this activity, a query. A query returns a different result each time, is called a query. ठीक है, a query is a program's environment for some information, potentially does some calculation with this information, and then returns a result value to the caller. तो जो क्वेरी होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट से कुछ, यानी कि जो हमारा कोडिंग एनवायरनमेंट है उससे कुछ कैलकुलेशन करते हैं, और जो हम, मुझे लगता है कि जो हमारा करंट टाइम होता है उसके साथ कुछ कैलकुलेशन होती है क्वेरीज की, और फिर हमें कुछ रैंडम वैल्यू रिटर्न हो जाती है। ठीक है, you saw another kind of instruction in this activity, a keyword instruction well.
A keyword instruction allow you to structure your program better. There's more to it than that, but this is a good working definition. तो जो कीवर्ड इंस्ट्रक्शन होते हैं वो हमारे प्रोग्राम को स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं, और ये प्रोग्रामिंग करने का एक अच्छा तरीका होता है कि आप हमेशा अपने प्रोग्राम में कीवर्ड इंस्ट्रक्शंस का प्रयोग करते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ एक ही कीवर्ड इंस्ट्रक्शन देखा है, लेकिन आगे चल के हम और भी देखेंगे, क्योंकि कोडिंग में बहुत सारे कीवर्ड इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, जो हम लोग आगे चल के देखेंगे। The val keyword instruction allow you to give a name to a value. Let's look at this line of code from step 4 to see this in action. तो val keyword instruction हमें किसी वैल्यू को एक नाम देने के लिए अलाउ करता है, जो कि इस लाइन में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंटैक्स होता है, पहले वेल लिखा होता है, देन नेम होता है, जो भी नेम आप वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं, उसके बाद इक्वल साइन, और उसके बाद एक्सप्रेशंस होते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। दिस इंस्ट्रक्शन फर्स्ट एवेल्युएट द एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वल साइन and then gives this value the name specified on the left hand side of the equal sign. In this case, the name is len. This named value can then be used at multiple location in your program as needed. तो सिंटेक्स ये है, पहले वैल लिखते हैं, फिर नाम लिखते हैं, फिर इक्वल साइन होता है, देन एक्सप्रेशन। और इसकी बजाय कोई वैल्यू भी हो सकती है, डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है, वो कोई स्ट्रिंग हो सकता है, वो कोई नंबर हो सकता है इंटीजर, वो कोई डबल वैल्यू हो सकती है, वो कलर भी हो सकता है, या एरे भी हो सकता है, किसी भी तरह की वैल्यू हो सकती है। और उसको हम मल्टीपल लोकेशन पे अपने प्रोग्राम में कहीं पे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये आइडिया क्लियर है सभी को बैल का? यस सर। यस सर। ठीक है, इन जनरल नेम्ड वैल्यू आर यूजफुल बिकॉज they let you store value that cannot be recalculated because they depend on a random component, for example, but are used multiple times in your program like step 4. तो ये कुछ फायदे हैं उसके जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। दे लेट यू अवॉइड recalculating value that are used multiple times in your program. Instead of recalculating a value, you just calculate it once, give it a name, and then use it whenever it is required in your program. ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि हम किसी वैल्यू को एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं तो बार बार कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस उसको एक नाम दे दिया और हम उसको जितनी बार हमारे प्रोग्राम में प्रयोग करना चाहें उस नाम से उसको प्रयोग किया जा सकता है। They make it easier to make changes in your program because you change the named value in only one location in your program, and that change it pick up wherever the named value is used in your program. तो in this case वही चीज हम देख भी सकते हैं कि मान लीजिए आपका अभी तो दो जगह इसका प्रयोग किया गया है, लेकिन कभी आपका दो से ज्यादा जगह पे भी प्रयोग किया जा सकता है, तो आपको फिर हर जगह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने इसका प्रयोग किया है नेम्ड वैल्यू का, तो आप सिर्फ एक जगह चेंज करिए तो आपको सभी जगह उसका चेंजेस दिख जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये फायदा भी हो गया। एंड दे मेक योर प्रोग्राम मोर अंडरस्टैंडेबल because they let you attach a descriptive name to a value. Descriptive name का मतलब है जो दिखाता है कि ये वैल्यू किस लिए आप क्रिएट कर रहे हो, ये नेम्ड वैल्यू किस लिए क्रिएट कर रहे हो। जैसे आपको किसी की एज लिखनी है तो आप लिख सकते हो वेल एज इक्वल 27।
ठीक है, अब मान लीजिए आपने इस एज कई बार अपने प्रोग्राम में प्रयोग कर लिया, लेकिन अब आपको चेंज करना है, तो सिर्फ आप यहाँ पे चेंज करिए। तो जहाँ जहाँ पे एज है वो सब सब जगह चेंज हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर एक्सरसाइज है जिसमें आपको ये बनाने हैं, जिसमें कुछ रेक्टेंगल्स से मतलब कुछ बिल्डिंग्स टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसको मैनहट्टन भी बोलते हैं। इसको बनाना है आपको, जिसके लिए आइडियाज यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसको कर लीजिएगा, अगर कहीं पे अटक जाते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं आप लोग। फिर है क्विज। तो क्विज में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ क्वेरी। Impure functions. ठीक है, इम्प्योर फंक्शन आपने कहा, इम्प्योर फंक्शन इज कॉल्ड क्वेरी। सो इम्प्योर फंक्शन क्या होते हैं। तो सर कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, रैंडम वैल्यूज होती हैं, सब सेम हाँ हर बार हर रिटर्न टाइम होता है। डिफरेंट रिजल्ट देते हैं। ठीक है। और फंक्शन, तो अगर मैं आपसे कहूँ फंक्शन और क्वेरी में क्या अंतर है, तो आप क्या कहेंगे। तो सर कुछ फंक्शंस। फंक्शन हमें सेम वैल्यू भी देते हैं। फंक्शन सेम इनपुट होने पर सेम वैल्यू रिटर्न करते हैं, है ना। यस सर। अच्छा। हाँ। लेकिन क्वेरी सेम इनपुट होने पर उसका आउटपुट चेंज हो सकता है। यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन है, व्हाट डज द रैंडम फंक्शन क्वेरी डू। तो देखिए, फंक्शन और क्वेरी दोनों कह रहे हैं, पर हम क्वेरी कहते हैं। तो रैंडम क्वेरी क्या करता है। रैंडम आउटपुट प्रोड्यूस करता है। किस तरह का आउटपुट, व्हाट्स द टाइप ऑफ दैट आउटपुट। जो भी सर हम इनपुट देते हैं उसमें कमांड में या फंक्शन में, हाँ, लेकिन फंक्शंस उसका में। रैंडम टाइप क्या नंबर। होता है। इज दैट इंटीजर, इज दैट डबल, व्हाट इज दैट। सर इंटीजर में ही देता है। हाँ, इंटीजर होता है ना। करेक्ट। इनपुट इंटीजर में देता है। हाँ ठीक है। अब अगला है, कैन यू मेक द एग्जैक्ट सेम फिगर एज द above, इफ नॉट वाई। तो क्या लगता है, बिल्कुल इस तरीके का सेम फिगर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। तो चूंकि रैंडम फंक्शन यूज कर रहा है तो चांसेस नेक्स्ट थोड़ा में इम्पॉसिबल है सेम फिगर बनाना। हाँ, क्योंकि रैंडम फंक्शन यूज हुआ है, हाँ। तो जो इसकी हाइट है वो सेम कैलकुलेट तो नहीं हो पाएगी, है ना। उसका एक तरीका है, हाँ। लेकिन क्योंकि इसके लिए वो नहीं है। हाँ, लेकिन ये होता है कि जैसे आपने कभी कुछ रैंडम यूज किया, मतलब रैंडम आपने चलाया, तो उसका एक सीड जनरेट होता है, ठीक है। और उस सीड का प्रयोग करके हम भविष्य में कभी वही वाला रैंडम, यानी कि जो उस रैंडम में कैलकुलेशन हुई थी, उसी कैलकुलेशन को वापस से रीयूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमें इस केस में इसका सीड नहीं दिया गया है, ना ही वो उस कमांड का इसमें प्रयोग किया गया है। लेकिन वो हम आगे चल के सीखेंगे, ठीक है। यस सर। तो अगर इसका सीड दिया गया होता तो ये पॉसिबल था कि हम एग्जैक्ट सेम बना सकते थे। ठीक है। अगला है, व्हाट इज अ कीवर्ड इंस्ट्रक्शन। सर वैल्यू को नाम देने के लिए यूज होता है, कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कीवर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है, वो तो वैल का काम है वैल्यू को नाम देना, पर हाँ। कीवर्ड इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। तो किसी चीज के लिए पर्टिकुलर नाम दे वैल्यू का देना, टाइप डिफाइन करते हैं। मतलब उसके लिए रजिस्टर। सब देखिए, प्रोग्राम को कीवर्ड एक इंस्ट्रक्शन एक, स्ट्रक्चर्ड वे में, सब प्रोग्राम हाँ, को स्ट्रक्चर्ड वे में लिखने के लिए, हाँ लिखने के लिए। यस सर। है ना। ये आपको अलाउ करते हैं, आपके प्रोग्राम को स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं।
हाँ जितने ज़्यादा यस कीवर्ड सर। इंस्ट्रक्शंस का आप प्रयोग करते हैं आपका प्रोग्राम उतना ही हाँ ईजियर टू अंडरस्टैंड होता है। यस सर। ठीक है, तो ये भी कई प्रकार के होते हैं जिसमें से कुछ हम देख सकते हैं। जैसे वैल हमने देख लिया। एक होता है वैर, ओके जिससे एक वेरिएबल क्रिएट होता है। ओके ठीक है, इसमें हम वैल्यू को यस। रीअसाइन भी कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, यानी कि इससे असाइन की गई वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। फिर उसके अलावा और भी होते हैं, जैसे क्लास होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। ऑब्जेक्ट। डेफ होता है, जिससे आप एक फंक्शन या कमांड डिफाइन कर सकते हो। इसके अलावा भी और कई तरह के होते हैं जो हम लोग शायद आगे चल के सीखेंगे। अभी के लिए हमने सीखा यस है सर। वैल। ठीक है, यस सर। सो लास्ट क्वेश्चन में वही है कि वैल कीवर्ड इंस्ट्रक्शन क्या करता है। सर किसी वैल्यू को मतलब अपने अंदर वो होल्ड करके रखता है, जैसे फिर हम उसे मतलब आगे चल के फिर हमें वो इजीली हम यूज कर सकते हैं। जैसे अभी अपन ने एक एग्जांपल भी देखा था, वेल के साथ हमने एक न्यू मतलब हमने वो नेम डिफाइन किया था लैंड। फिर उसमें हमने रैंडम जो था हमारा उसको अप्लाई किया था। राइट, वी कैन क्रिएट नेम्ड वैल्यू यूजिंग इट, यस सर नेम और फिर हम उसको कई बार अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, सो यहाँ पर ही चैप्टर खत्म हो जाता है। अगली क्लास में हम सीखेंगे अपने कमांड्स बनाना, कि हम खुद अपने कैसे कमांड्स बना सकते हैं। आज के लिए किसी का कोई प्रश्न है क्या? There are some teachers they don't speak anything. So Sanskriti Agrawal, why don't you speak anything? क्या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा? Deepa Dikshit, are you there? Can you hear my voice? अगर आप सिर्फ ज्वाइन होके म्यूट पर रहेंगे तो इससे कुछ होगा नहीं। यू हैव यू हैव टू इंटरेक्ट विथ मी। ये पूरी क्लासेस फुल्ली इंटरेक्टेड होती हैं, तो इसमें आपको इंटरेक्ट करना होता है हमारे साथ। ओके, सो सोनिया इज ऑल्सो नॉट देयर। ठीक है, इनको मैं कॉल करता हूँ क्लास के बाद। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक प्रैक्टिस करिए और एक्सरसाइज को सबमिट करिए। यस सर। यस सर। ऑल राइट, थैंक यू। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।